तो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। सारे के सारे छात्रों को मैं यहाँ पे बहुत शुभकामनाओं के साथ और बहुत बधाई देते हुए आपके नए क्लास 12th में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब नया सेशन लगभग लगभग हर जगह पे चालू हो गया है। तो अब नए सेशन के हिसाब से हमें पढ़ाई भी अपनी चालू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई तो कभी रुक नहीं सकती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो मैं ईशांत कुमार आपके लिए फिज़िक्स के केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आऊँगा, और मेरे इस चैनल पे आपको ये लेक्चर्स लगातार मिलते चले जाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले फिज़िक्स का ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ, क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर 1, जो कि है हमारे पास चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज हम इसी चैप्टर से चालू करने वाले हैं, और इस चैप्टर से चालू करेंगे। साथ ही साथ में मेरे द्वारा केमिस्ट्री का भी क्लासेस अपलोड करते जाया जाएगा इस चैनल पे। तो आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हों, इधर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, या फिर आप एक हिंदी मीडियम के छात्र हों, जैसे भी हों, आप चाहें तो इन वीडियो से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो चैप्टर चालू कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का एक हमारे पास में पहला आपका यूनिट है। पहला जो यूनिट है आपका, आपके कोर्स 12th क्लास के कोर्स में पहला यूनिट जो है वो है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये आपके पास में पहला यूनिट है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर में दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर पहला जो है, चैप्टर 1 जो है, इसमें ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास में, वो है चैप्टर 2, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इन अध्यायों का नाम होगा इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ये हमारा पहला हो जाएगा हिंदी में। और दूसरा जो हमारा अध्याय होगा, ये होगा विद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है, विद्युत विभव तथा संधारित्र। तो आइए हम चालू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है जनरल डेफिनेशंस, या जनरल चीजें जो आज हम लोगों को लगेंगी आगे चल के, जिनके बारे में हम टर्मिनोलॉजीज का यूज करते चले जाएंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो जनरल टर्म्स, ओके, जो हम लोग इस चैप्टर में या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें जो टर्म्स हम लोग को यूज आने वाले हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास में आज टॉपिक में ले रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मैं एक परिभाषा देना चाहूँ या इसकी एक डेफिनेशन देना चाहूँ, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी: इट इज एन इंट्रिंसिक, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल, of an elementary particle of an elementary particle of matter which gives an which gives
rise to electric force between various objects। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गया आपका पेपर में लिखने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर हम लोग समझें तो ये इसमें लिखा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये है क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब आंतरिक क्षमता है ये उसकी। ये किसी भी तत्व की, ओके, किसी भी तत्व के अंदर में जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीसीज। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं मैटर। मैटर क्या था? मैटर एनी सब्सटेंस विच हैज मास और विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसा तत्व जिसमें क्या हो, भार हो। ठीक है, जिसमें भार हो, सॉरी भार नहीं, जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जो क्या कर सके, कुछ आयतन को क्या कर सके, उपलब्ध करा सके। ठीक है, जिसके पास कुछ आयतन हो या फिर जिसमें द्रव्यमान हो। इस प्रकार के तत्व को हम लोग क्या बोलते थे, इस प्रकार के चीजों को हम लोग क्या बोलते थे, मैटर बोलते थे। ठीक है, अब इस मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर्स किससे बने हुए थे, पार्टिकल से। बहुत छोटे छोटे चीजें, बहुत छोटी छोटी जो वेरी छोटी चीजें जो होती थी, जो आपस में जुड़ के किसको बनाती थी, मैटर को बनाती थी। ठीक, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में एक आंतरिक क्षमता होती है। इनके अंदर क्या होती है, एक आंतरिक क्षमता होती है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को वो अपने अंदर में ला सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, एंड यही जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करने की जो इनके अंदर आत्मिक आंतरिक क्षमता होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। क्योंकि हम लोग को तो फिजिक्स में जो भौतिक है हमारा, इसमें हम लोग को क्या करना है, मेन तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं इसमें, तो हम लोग को वो सॉल्व करना है। तो उसके लिए भैया इसका हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके इसको फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक प्रकार का ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आप समझते ही हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, क्योंकि आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में इस चीज के बारे में पढ़ चुका है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जैसे मास हो गया, तो मास में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ उसका द्रव्यमान देखते हैं, मतलब पार्टिकल का, कितने पार्टिकल्स किसी एक मैटर के अंदर हैं, वो अगर हम लोग जान लेंगे और उसका मास अगर हम लोग को निकालना है, तो उस पार्टिकल के, एक पार्टिकल के मास को निकालेंगे और उसको जितने उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर पार्टिकल थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाता था हमारे पास में, उस पार्टिकल का मास आ जाता था, उस मैटर का मास आ जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कोई दिशा या डायरेक्शन की जरूरत थी क्या हम लोग को, नहीं। तो ये कैसी क्वांटिटी थी, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसकी, भार की, ठीक है, तो भार जो है वो किसके कारण लगता है, वो धरती के कारण लगता है। आपने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा होगा कि भार और मास में फर्क होता है। तो क्या फर्क होता था, यही फर्क होता था कि जो भार है वो किसके ऊपर आधारित था, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर या गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की तरफ लगता है। यानी हमेशा अगर हम धरती के सतह के ऊपर अगर सीधे खड़े हैं, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, ये अगर मान लीजिए धरती की सतह है और ये हम, ठीक है, ये हम अगर खड़े हुए हैं या कोई भी एक सब्सटेंस है, ये ऐसा खड़ा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, इस सब्सटेंस में जो इसका भार होगा वो किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। उसका जो वेट होगा, उसका जो भार होगा, वो नीचे की दिशा में ही एक्ट कर रहा होगा। लेकिन मास के लिए ऐसा कोई खास व्यवस्था नहीं थी, मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास क्या था या द्रव्यमान क्या है, इस
सब्सटेंस के अंदर में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, किसी एक पार्टिकल का मास मैंने निकाल लिया और जितने पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है उससे मैंने उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसका क्या दे देगा, उसका द्रव्यमान दे देगा, उसका मास दे देगा। इसमें मेरे को दिशा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वेट निकालने के लिए मुझे दिशा की जरूरत होगी। और वेट का फॉर्मूला फिर बनता था हमारे पास में द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इसकी एसआई यूनिट, इसकी इकाई, इसकी इकाई क्या होगी, इसकी मानक इकाई जो है या एसआई यूनिट जो है, ये क्या है, इट इज कूलॉम, ठीक है। इसकी जो इकाई है वो क्या है, कूलॉम है, इज कूलॉम, ठीक है, कूलॉम है इसकी इकाई, जिसको हम लोग कैपिटल सी से भी प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास में दो प्रकार के चार्जेस हैं। कौन कौन से दो प्रकार के चार्जेस हैं भाई, एक था आपका पॉजिटिव चार्ज और एक था आपका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ई माइनस से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अब इन चार्ज के एक्सपेरिमेंट के द्वारा मान निकाला गया है, वैल्यूज हैं हमारे पास में। तो माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसका जो मान है ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब यही अगर आप प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस है ये बता रहा है कि ये कौन से चार्ज के बारे में हम लोग बात करें। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ये माइनस साइन दिखाता है कि इसमें आवेश क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। और प्रोटॉन है, ये क्या बताएगा कि ये कैसा है, धनात्मक आवेश है, ओके, ठीक है। ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसलिए इसमें एक ऋण का निशान लगा हुआ है। और ये किसके लिए है, ये एक धनात्मक आवेश के लिए है, इसमें एक, इसलिए इसमें एक धन का निशान लगा हुआ है, ठीक है। फिर आगे अगला जो टर्म है जो हम लोगों को बहुत जरूरी आएगा आगे चल के, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्थिर वैद्युत। अब ये क्या होता है, स्थिर वैद्युत का ही दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब घर्षण, घर्षण वैद्युत भी बोला जा सकता है, इसको वैद्युतिकी भी बोला जा सकता है। तो घर्षण का क्या अर्थ है या फ्रिक्शन का क्या अर्थ है, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन, वो फोर्स जो मोशन को क्या करता था, अपोज करता था, उसके कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, आप लोगों ने ये खेल बहुत खेला भी होगा अपने बचपन में। यदि मैं किसी बलून को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ता हूँ, सिल्क नहीं सॉरी, यदि मैं किसी बलून को किसी वुल के कपड़े से रगड़ता हूँ, है ना, इससे रगड़ूंगा, वुलन क्लॉथ से, वुलन क्लॉथ से अगर मैं इसको रगड़ूंगा तो ये जो बलून है, अब मैं इसको अगर मैं अपने बालों के पास में लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा,
अगर मैं इसको अपने बाल के पास में लेके आता हूँ तो ये क्या फर्क दिखाएगा? बाल जो है लड़कियों के बालों से ज्यादा अच्छा होता है ये। उनके बाल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे या फिर वो अट्रैक्ट करेंगे बलून की तरफ। ठीक है, हेयर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे कहाँ पे, बलून की तरफ में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक खेल हमने और भी खेला था। प्लास्टिक का स्केल होता था हमारे पास में। ठीक है, प्लास्टिक के जो स्केल होते हैं हमारे कंपास बॉक्स में, उसको हम लोगों ने क्या किया, अपने बाल पे रगड़ लिया और उसके बाद में हमने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ठीक है, हमने इसको रब रब किया, रगड़ लिया। कहाँ पे रगड़ा? हमारे हेयर्स के ऊपर, रब्ड बाई हेयर। ठीक है, हमारे बालों के ऊपर रगड़ लिया। और उसके बाद में इस स्केल को, जो अब रब्ड बाई हेयर है, इसको मैंने लेके गया कहाँ, पीसेस ऑफ पेपर की तरफ लेके गया। बहुत छोटे छोटे हम लोग पेपर के पीसेस बना लेते थे और उसको फैला देते थे और उसके पास में इस प्लास्टिक स्केल को लेके जाते थे। तो क्या होता था, वो जो पेपर थे वो अपने आप अट्रैक्ट होने लगते थे किसके तरफ में, प्लास्टिक स्केल के तरफ, चिपक जाते थे इस प्लास्टिक स्केल में जाके। तो अभी ये बड़ी नई चीज देखने को मिली थी हम लोगों को, हमने ये चीज देखा हुआ है अपने साथ, बहुत खेला भी है ऐसा चीज। तो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, when we rub two materials, then some of the electric charges of the materials gets shifted between them। उनके आपस के बीच में थोड़ा बहुत आवेशों का ट्रांसफर हो जाता है। अब सीधी सी बात है, जिस पर्टिकुलर मटेरियल में ट्रांसफर हुआ, तो किसी एक मटेरियल में क्या हो जाएगा, एक तरफ में ज्यादा ट्रांसफर होगा और एक तरफ में कम ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके कारण यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एक जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल ड्यू टू दिस rubbing gets excited, और इन अदर वर्ड्स, या हम इसको कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, और चार्ज्ड हो गया। वो क्या हो गया है, चार्ज्ड हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस चार्जिंग ऑफ मटेरियल ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम लोग बोलेंगे घर्षण विद्युत, इसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलो अब इस इलेक्ट्रिसिटी को, अब इसकी पढ़ाई को, अब यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे चार्ज तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रहा है, लेकिन जब मैं दूसरे मटेरियल जो चार्ज हो गया है उसके बारे में अगर पढ़ाई करूंगा, तो क्या वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, वो चार्ज तो उसी मटेरियल में क्या हो गया है, रुक गया है। तो जब मैं उस रुके हुए चार्ज की जब मैं पढ़ाई करूंगा या स्टडी करूंगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिकॉज क्या होगा, वहां पे जो चार्ज था वो मूव हो गया एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, लेकिन उस चार्ज मटेरियल में जाने के बाद वो तो वहां पे क्या हो गया, वो तो वहां रुक गया है ना, वो तो रेस्ट पोजीशन में है ना। वो वहां से चल रहा है क्या? नहीं, वो तो चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वहां पे, वो कैसे चार्ज की स्टडी कर रहा हूँ, तो रुके हुए चार्ज की स्टडी कर रहा हूँ, चार्ज विच इज इन रेस्ट में उसकी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम लोग क्या कहा जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे होगा, इसका यूज कहाँ पे होगा। पढ़ाई तो कर लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि भैया ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है जहाँ पे हम स्टडी करेंगे विद्युत आवेश की, जो कि चलित ना हो, जो कि क्या हो, गतिमान ना हो, जो एक जगह पे रुका हुआ हो, स्थिर हो। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। और साथ ही साथ में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी के बाद में हम लोग इसका एप्लीकेशन भी तो देखेंगे ना कि भैया इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको लगाएंगे कहाँ। पढ़ तो लिया हम लोगों ने, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहला लाउड स्पीकर। तो सब जानते हैं, अपने घर के आसपास में बहुत बार सुना होगा आपने लाउड स्पीकर। तो इसका जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको, ये देखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में इसका उपयोग है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट की स्प्रे की जाती है। स्प्रे पेंट सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, स्प्रे पेंट। तो स्प्रे पेंट जो हमारे आसपास में किया जाता है वो तो नॉर्मल स्प्रे पेंट होता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें जो बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं, बीएमडब्ल्यू है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जब उनके बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं, गाड़ियों के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनमें जो पेंट किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो बॉडी रहती है वो तो आप जानते हैं मेटल से बनता है। तो उस मेटल की बॉडी में थोड़ा सा विद्युत प्रवाह कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना देते हैं उसमें। ठीक। और जो ये पेंट रहता है, पेंट, ये जो पेंट है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पार्टिकल ही है। ठीक है। तो क्योंकि उस बॉडी के ऊपर में हमने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे डेवलप कर दिया है, तो ये जो पेंट रहता है, इसको हम लोग स्प्रे के फॉर्म में, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे दाने के, मतलब एकदम छोटा, टाइनी, एकदम छोटा पार्टिकल के तौर पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो पेंट है वो जाके क्या करता है, उस लेयर के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है अपने ऊपर, और वहां पे जाके चिपक जाता है। तो पेंट, स्प्रे पेंट के लिए भी किया जाता है, या फिर दूसरे तौर पे इसको अगर बोलेंगे तो कलर पाउडर कोटिंग बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, पाउडर कोटिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको। बहुत आजकल फेमस है ये चीज, गाड़ियों में वो आपके रिम वगैरह पे। अब हम लोग तो नॉर्मली वो विनाइल चिपका के खुश हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे ये पाउडर कोटिंग किया जाता है। पाउडर को कोटिंग इतना आसानी से निकलता नहीं है। ठीक है, ये जो स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंट किया जाता है, या जो कलर पाउडर कोटिंग की जाती है, ये उतने आसानी से नहीं निकलता जितना आसानी से हमारे घर का जो दीवारों का जो पेंट वगैरह है वो निकल जाता है। एक और चीज आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे घर के दीवारों पे भी हम लोग स्प्रे पेंट करते हैं, वो भी जाके अचानक से चिपक जाता है, तो उसका कारण भी वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है वहाँ पे। और और कहाँ पे होता है इसका उपयोग, चिमनी। आप तो जानते ही हैं, चिमनीज आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, पावर प्लांट्स वगैरह पे जो लगाई गई होती है, या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, उससे धुआं बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनी लगाते हैं। अब फैक्ट्री है, चिमनी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाई ऐश, या फिर हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, राख। ठीक है। तो राख का कलेक्शन के लिए देखिए, अब हम राख को हम अलाउ तो नहीं कर सकते ना हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देने के लिए, फैक्ट्रियों को। ठीक है। तो इन चिमनीज में जो राख का कलेक्शन करने के लिए, चिमनीज इन कलेक्शन ऑफ फ्लाई ऐश, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। और कहाँ यूज होता है, जेरोक्स मशीन में, जेरोक्स कॉपिंग मशीन में इसका यूज होता है, यानी फोटोकॉपी हम लोग जहाँ करते हैं वहां पे भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण जो इंक होता है वो जाके उसमें चिपक जाता है। और कहाँ यूज होता है, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी ट्यूब, टीवी, सीआरटी ट्यूब टेलीविजन, सीआरटी टेलीविजन,
और रेडार में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये सब है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब हम लोगों ने तो देख लिया कि भैया हम लोगों ने चार्ज प्रोड्यूस कर लिया। कैसे प्रोड्यूस किया था? फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब कुछ लॉज भी थे चार्जेस के लिए। क्या क्या लॉज थे चार्जेस के लिए? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतीय के कुछ नियम। तो पहला जो नियम है, क्या नियम है? कि मात्र दो ही प्रकार के आवेश होते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। मात्र दो ही प्रकार के आवेश होंगे, या फिर मात्र दो ही प्रकार के क्या होंगे? चार्जेस होंगे। या तो पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा, या फिर ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, हमारे पास में फिर और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये बोलता था कि एक जैसे आवेश, सम आवेश, मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, ओके, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, परंतु बट अनलाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग ज्यादातर चार्जेस के बारे में पता करते हैं कि दो बॉडीज में लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। ठीक है, अब अगला जो चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं वो है किस प्रकार के मटेरियल्स हैं वैद्युतिकी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर? ओके, वैद्युतिकी के हिसाब से कितने प्रकार के मटेरियल्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर। सो तो हमारे पास में दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला तो होता है चालक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर्स। और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका कुचालक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? कुचालक। तीसरा भी एक होता है अर्धचालक। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आगे हमारे केमिस्ट्री, हमारे फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कुचालक, पहला चालक और दूसरा कुचालक। तो आइए इनके बारे में पढ़ के देखते हैं हम लोग। तो चालक या फिर कंडक्टर क्या होता है? तो चालक या कंडक्टर क्या होता है? तो वो सब्सटेंस, मटेरियल allows flow of electric current through it easily, is a conductor। हिंदी में अगर बोलना चाहूँ तो इसके लिए क्या बन जाएगा मेरे पास में कि वो मटेरियल जो वैद्युत
वैद्युत तरंग को विद्युत धारा को अपने अंदर से विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित करे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे चालक। ठीक है, अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास में, क्या क्या उदाहरण है इसके आपके पास में? तो सबसे पहले तो सारे के सारे धातु, ठीक है, सारे धातु। ग्राफाइट भी एक एग्जांपल है इसका। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं, धातु मतलब मेटल्स, ठीक है ना। ये जो ग्राफाइट है वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है किसी एक चालक का, ठीक है, जो अपने अंदर से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने दे सकता है। अगला कुचालक। तो कुचालक का क्या बन जाएगा हमारे पास में परिभाषा या डेफिनेशन? मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ allows flow of इलेक्ट्रिक करंट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, हिंदी में लिखोगे तो वो वस्तु जो अपने में से वैद्युत धारा को प्रवाहित ना करे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं हमारे पास में, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इनके लिए? सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो है कॉटन के कपड़े, ठीक है, कॉटन। रबर, तभी तो क्या है, इलेक्ट्रिक काम करने के लिए रबर की चप्पल पहनने की लिए सलाह दी जाती है, गीली ना हो, ठीक है, गीली नहीं होनी चाहिए और रबर की चप्पल होनी चाहिए। रबर के ग्लव्स पहन के काम करना पड़ता है अगर इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो, ठीक है। और क्या होता है? वुड, लकड़ी, इसलिए तो क्या किया जाता है, लकड़ी का एक हैंडल बना दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी क्या होता है? कुचालक होता है उसका। ठीक, तो ये हो गया चालक कुचालक हमारे पास में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो मुझे ये समझने वाली बात होगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो स्टडी है वो हम लोग इंसुलेटर या फिर कुचालक के ऊपर करेंगे कि कंडक्टर्स या चालक के ऊपर करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है भैया। अगर हम लोग कंडक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट की, अगर हम लोग विद्युत धारा इसको देंगे तो ये क्या करेगा? ये तो अपने अंदर से प्रवाहित कर देगा। तो कहाँ इसमें बात आ गई कि ये स्थिर विद्युत वाला पढ़ाई होगा? इसमें हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कंडक्टर तो क्या करता है? आवेश को प्रवाहित करता है। लेकिन जो कुचालक होता है वो क्या करता है? वो तो प्रवाहित नहीं होने देगा ना। उसमें क्या होगा? उसमें जो आवेश है वो क्या होगा? अपने रेस्ट अवस्था में या फिर रुके हुए अवस्था में होगा। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ाई करने वाले हैं तो असल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कुचालकों के बारे में, ठीक है, कुचालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब किसी पर्टिकुलर मटेरियल में, किसी पर्टिकुलर कुचालक में चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है पता करने के लिए पहले एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, एक मशीन बनाई गई थी बोल सकते हैं। उसका नाम था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं स्वर्ण की पतरी का उसमें उपयोग था, ठीक है, स्वर्ण का पतरी का उपयोग किया गया था। स्वर्ण के
क्या बोलते हैं हम लोग उसको, गोल्ड लीफ को हिंदी में स्वर्ण पत्री ही बोलेंगे, सीरीज बात है। जो वर्क, गोल्ड का वर्क जो रहेगा उसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दिखना था वो कैसा था, ये एक जार नुमा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कांच का या फिर ऐसा किसी भी जार से बनाया जाता था इसे। और यहाँ पे कॉर्क लगा देंगे हम लोग, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे बंद कर दिया है कॉर्क लगा के, ठीक है। और इस कॉर्क के बीच से एक मेटल का रॉड जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये मेटल का रॉड है और ये मेटल का बना हुआ सिर है इसका, ठीक है। तो ये हो गया मेटल नॉब। ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड, चालक रॉड है, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड। और ये रबर स्टॉपर है या फिर कॉर्क स्टॉपर है, लकड़ी से या फिर रबर से बनाया जाता है इसको। ताकि जो चार्ज है, मतलब जो ये मटेरियल है, ये गोल्ड लीफ बाहर ना निकल जाए। और इस मेटल के वायर में यहाँ नीचे में गोल्ड की पतरी जोड़ दी जाती थी, ठीक है, गोल्ड की पतरी जोड़ दी जाती थी यहाँ पे नीचे। पतला सा गोल्ड का एक दो ठोक यहाँ पे ऐसा पतरी आपस में ऐसा जोड़ दी थी, ठीक। अब मान लीजिए मैंने वही, या तो प्लास्टिक वाला स्केल लिया मैंने या बलून लिया, उसको मैंने कहीं पर रगड़ लिया। अब रगड़ के मैंने क्या किया, उसको मैंने इस मेटल नॉब के पास में लेके आया। तो ये तो धातु से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, चार्ज को अपने ऊपर आ लेगा, प्रवाहित कर लेगा। और वो चार्ज प्रवाहित होकर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ नीचे इस गोल्ड लीफ में चले जाएंगे। तो एक बात जानने वाली ये अच्छी है कि गोल्ड जो होता है वो विद्युत का बहुत अच्छे चालकों में से एक होता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब विद्युत के सबसे अच्छे चालकों में से एक होते हैं। तो इसमें से जैसे ही करंट आएगा इसमें, बहुत छोटे अमाउंट में भी, बहुत छोटी मात्रा में भी अगर इसमें आवेश आएगा, तो दोनों में एक ही प्रकार का आवेश आएगा। मान लीजिए दोनों में क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश आ गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो रिपेल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे। और ये पतरी जो है ये कुछ ऐसे करके दूर हो जाएगी एक दूसरे से, अगर उसमें चार्ज होगा तो ये एक दूसरे से दूर भाग के ऐसा हो जाएंगे, दूर अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही ये अलग अलग हो जाएंगे, हमको पता चल जाएगा कि जो भी मटेरियल हमने इस नॉब के पास में लेके आया था वो क्या था, आवेशित था या चार्ज्ड था, ठीक है। तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका यूज किया जाता था किसी भी मटेरियल का चार्ज है कि नहीं पता करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बातें चार्जेस के बारे में। साथ ही साथ में एक दो चीजें और बता देता हूँ मैं आप लोग को। लास्ट जो एक जो टॉपिक बचेगा हमारा, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या है, चार्ज का क्वांटीकरण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पता किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो या तो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन ये किसी भी रैंडम वैल्यू में नहीं मिलेंगे आपको। रैंडम वैल्यू का मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर आधे, पौन, ऐसे टाइप के फॉर्म में कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, ये हमेशा होल नंबर के फॉर्म में रहेंगे। मतलब या तो ये प्लस माइनस वन होंगे, या प्लस माइनस टू होंगे, या जीरो होंगे। जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन 1/2, 1/4, 7/4, 8/4, इस प्रकार के फॉर्म में आपको ये कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को, कि भैया चार्जेस जो हैं वो आधा, पौना, एक तिहाई, दो तिहाई, पांच तिहाई, इस प्रकार के कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को जो एक्सपेरिमेंटली बताया गया, इसी थ्योरी को क्या कहा जाता है,
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ठीक है, और ये निकाला किसके गया था, मेरे ख्याल से ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जो है मिलीकन, मिलीकन करके एक साइंटिस्ट था, उसने इसको प्रूव किया था। मिलीकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया था 1912 में कि जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, उनका कभी भी वैल्यू जो है वो आधा पौना वगैरह ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है चलिए, अब जो बातें हम लोगों ने अभी की उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज बिगर, माइनस ए कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और साथ ही साथ में हमको ये भी फाइंड करना है यहाँ पे, हाउ मैनी चार्जेस, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक, सॉरी, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म्स वन कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये दो चीज हमको यहाँ पे निकालनी है। क्या बोल रहा है कि माइनस एक कूलम और एक चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इन दोनों में बड़ा कौन है। साथ ही साथ में हमको ये भी निकालना है यहाँ पे कि कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मतलब कितना इलेक्ट्रॉनिक आवेश की मात्रा एक कूलम के बराबर होगी, कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश की मात्रा एक कूलम के बराबर होगी। तो अब ये देखते हैं, वन कूलम ऑफ अ चार्ज इज बिगर देन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या ये होता है क्या? ठीक है, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज, चार्ज का जो हमारे पास में फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला, वो निकाला n इंटू ई। ठीक है, तो अगर मैं n निकालूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी ले ली, q ले ली। ठीक है, और n मुझे नहीं पता, लेकिन e का मान मुझे पता है 1.67 10 टू द पावर माइनस 19, यही था मेरे पास में। तो यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये माइनस 19 ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19, पहले तो ये हो गया, और 1/1.67 करूंगा मैं, तो इसका जो मान आएगा, ये राउंड एंड राउंड मान लीजिए, मैं 1.67 ना लेके इसको सिर्फ 1.6 लेता हूँ इसको। ठीक है, 1.6 लेता हूँ, यही मान यहाँ पे भी ले लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो 1/1.6 होता है भैया हमारे पास में 6.25 के आसपास। ठीक है, यानी एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है? अतः हेंस वन कूलम, ठीक है, क्या वन कूलम चार्ज इज बिगर देन अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव होता है कि एक कूलम आवेश का जो मान है वो बड़ा होता है किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के आवेश से वो हमेशा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 गुना बड़ा होगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, देख लेते हैं। इफ अ बॉडी गिव्स out 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में
एक बॉडी या एक वस्तु 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स दे रही है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रही है? विक्षेपित कर रही है, दे रही है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हर सेकेंड में। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? हाउ मच टाइम इज required to get a total charge of वन कूलम फ्रॉम इट। एक कूलम चार्ज बनाने में अब हम लोग को कितना समय लगेगा भैया बताइए फिर, ठीक है। इस बॉडी के द्वारा अगर हर सेकंड में कितना दिया जा रहा है चार्ज? 10 टू द पावर 9, 10 की घात 9, ओके, इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है। तो एक कूलम चार्ज बनाने में अब हम लोग को इसमें कितना समय लगेगा हमको ये बताना है। तो पर सेकंड कितना चार्ज दे रहा है बॉडी? पर सेकंड चार्ज ये है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई है, तो n का मान है यहाँ पे 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 19 मीन्स कितना हो जाएगा? -10 कूलॉम, ठीक है। ये इतना चार्ज यहाँ पे हमारे पास में होगा। अब टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमको कितना लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमको 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। टाइम टू गेट अ चार्ज ऑफ 1.6 10 to the power minus 19 कूलम कितना है? इतना चार्ज फॉर गेटिंग अ चार्ज ऑफ 1.67 in 10 to the power minus 10 कूलम, द टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लग रहा है इसमें हम लोग को? 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना सेकंड लगेगा ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टाइम टेकन फॉर 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू इंटू 1 सेकेंड, ये रहेगा मेरे पास में वैल्यू, ठीक है, 1 कूलम से। तो यहाँ पे मेरे पास में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स, इतना समय मेरे को लगेगा। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूं तो देखिए एक साल में कितने दिन? 325 डेज। कितने घंटे एक दिन में? 24 घंटे। और कितने सेकंड एक घंटे में? 3600 सेकेंड। तो इतना साल में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने के बाद में। तो मेरे पास में कितना आएगा? 198.18 ईयर्स, 198.18 लगेगा मुझे एक कूलम चार्ज उपलब्ध करने में। कब? जब कोई बॉडी कितना दे रही होगी? जब कोई बॉडी दे रही होगी 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड में अगर दे रही होगी, तो एक कूलम चार्ज उस बॉडी से बनाने के लिए मुझे कितना समय लगेगा? मुझे लगेगा 198.18 ईयर्स। तो समझ में आ रहा है मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मतलब एक कूलम जो चार्ज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो असल में कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है। ये असल में बहुत ही बड़ी संख्या है। इतना चार्ज का एक्यूमुलेशन अगर हम लोग कर पाए, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा चार्जेस को हम लोग क्या कर पाएंगे? उपलब्ध करा पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास के लिए मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आई विल लाइक टू स्टॉप हियर ओनली, and in the next class I will like to continue from here and we will study about the further part of this chapter। हम लोग आगे बढ़ के इसमें इस चैप्टर के आगे पार्ट्स में देखेंगे कूलम्स लॉ वगैरह, ठीक है। और
उसी के साथ में कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह जो चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी फॉलो कीजिए इसे और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।